जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। जिस विषय के ऊपर आज हमने बातचीत करनी है वो आपके सामने है। 2021 जो अभी शुरू हुआ है, क्या चाइना भारत के खिलाफ एक बार फिर युद्ध छेड़ेगा कि नहीं? इस सवाल के ऊपर बातचीत करने का मुख्य कारण यह है कि अभी मीडिया में खबर आ रही है, कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि चाइना ने भारत का जो एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड लद्दाख में है, जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी या डीबीओ, उससे 36 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज शुरू की है। और उसके वीडियोस, वहां पे जो मिसाइल्स है, वहां पे जो तोहफे है, वहां पे जो रनगाड़े है, ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाले हुए हैं। तो कुछ लोग डरे हुए हैं कि क्या इस प्रकार का युद्ध शुरू होगा कि नहीं। मैं सबसे पहले आपको ये बोलना चाहता हूं, इस प्रकार से जिस प्रकार की आर्टिकल मीडिया के कुछ लोग दे रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी बर्फ का समय है, वहां पे हेवी स्नोफॉल हो रहा है। कुछ जगह के ऊपर 10 फीट, 11 फीट, 20 फीट, वहां पे टेम्परेचर ये -20 से लेकर -30, 40 है। इस हालात में यहाँ पे कोई भी युद्ध चाइना नहीं कर सकता। तो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की जनता के खिलाफ एक साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं, या मानसिक वॉर कर रहे हैं, या डिसइंफॉर्मेशन वॉर कर रहे हैं, या अपप्रचार या दुष्प्रचार युद्ध कर रहे हैं कि युद्ध छेड़ने वाले हैं, इसके ऊपर बिल्कुल ही 0% अमल हो सकता है। क्योंकि इतनी बर्फ के समय इस भाग में लड़ाई कभी भी नहीं हो सकती। ये मैं आपको छाती ठोक के बोल रहा हूं, इसके ऊपर आप गौर करिए। दूसरी बात, अगर लड़ाई नहीं हो सकती तो क्या बाद में हो सकती है? अप्रैल 2021 के बाद वहां पे बर्फ मेल्ट होनी शुरू होगी। तो उसके बाद क्या चाइना वहां पे लड़ाई शुरू कर सकता है? तो उसका शॉर्ट में आंसर है, शुरू तो कर सकता है। कैपेबिलिटी तो उनमें है, 3 या 4 लाख फौज वो वहां पे ला सकता है। लेकिन हम इस प्रकार के युद्ध के लिए तैयार है। हम हमारी युद्ध की तैयारी कर रही है। अलग अलग वेपन्स जो लाने हैं, डिफेंस बजट बढ़ाना है, रोड्स को ठीक करना है, ज्यादा फौज को वहां पे लाना है। तो ये हम सब कार्रवाई कर रहे हैं, तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी हम और ज्यादा विश्लेषण करेंगे। लेकिन इसके ऊपर बातचीत करने से पहले मैं 3-4 और मुद्दों के ऊपर बातचीत करूंगा, जिसके भारत का सुरक्षा के ऊपर बहुत ही असर होता है। एक तो 2-3 दिन पहले अचानक पाकिस्तान के बड़े शहरों में ब्लैकआउट हो गया, क्योंकि कारण था पावर फेल्योर। और उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर खबरें शुरू हो गई कि शायद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, इसलिए ये ब्लैकआउट हुआ है। कुछ ने सोचा कि कोई बड़ा दहशतवादी हमला हुआ है। कुछ लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान हमारे से कितना डरता है, उसका ये एक एग्जाम्पल था। बाद में ये पता लगा कि ये ब्लैकआउट तो खैर ग्रिड फेल्योर के कारण हुआ, लेकिन उसका दूसरा कारण ये भी है कि काफी सारा कोयला जिससे पाकिस्तान में पावर जनरेशन होता है, वो अभी चाइना में जा रहा है। क्योंकि इसके पहले चाइना के अंदर जो पावर जनरेशन होता था, कोयले से होता था, और उसमें से 50-60% कोयला ये ऑस्ट्रेलिया से आता था। जब ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में शब्दों की लड़ाई शुरू हो गई, व्यापार युद्ध शुरू हो गया, आर्थिक युद्ध शुरू हो गया, डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गया, उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाने के लिए उनसे कोयले की आयात करना बंद कर दिया। तो इससे नुकसान ऑस्ट्रेलिया को कुछ नहीं हुआ, बल्कि चाइना का हुआ। क्योंकि अभी उनके पास पावर जनरेशन के लिए कोयला पूरी मात्रा में अवेलेबल नहीं है। तो अभी इन्होंने पाकिस्तान से कोयला लाना ये शुरू कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट की प्रॉब्लम ये शुरू हो गई थी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आपने पेपर में पढ़ा होगा कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 84 तेजस विमान हमारी हवाई दल में अगले 2-3 साल में शामिल करने के लिए एक एग्रीमेंट के ऊपर
HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में एक करार हो गया है जिसमें इतने विमान आएंगे। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की तरफ देखते हैं तो उनकी स्क्वाड्रन्स की संख्या अभी काफी कम हो गई है। टू फ्रंट वॉर यानी चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ वॉर लड़ने के लिए 44 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन एयरफोर्स के पास 30 ही स्क्वाड्रन है। फाइटर स्क्वाड्रन की मैं बात कर रहा हूँ। 10 स्क्वाड्रन मिग सीरीज वाले हैं, यानी कि मिग 21, 23, 25 एक्सेट्रा। 10 स्क्वाड्रन जो है वो मिराज और जगवार के हैं और 10 स्क्वाड्रन ये सुखोई के हैं। तो ये जो मिक्स सीरीज वाले जो स्क्वाड्रन्स है, ये जो विमान है 50-60 साल पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। इन्हें फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है। इनको बदली करने की जरूरत है, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही थी, इसलिए अभी भी वो सर्विस में है। और अभी कुछ दिन पहले ही मिग का एक एक्सीडेंट हुआ था, ये आपने पेपर में पढ़ा होगा। तो अभी इस समय जो तेजस विमान आने वाला है, जो हमारे DRDO ने डेवलप किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के मदद से, तो ये अभी 84 एयरक्राफ्ट हमारे एयरफोर्स में आएंगे जो मिक्स सीरीज को रिप्लेस करेंगे। तकरीबन एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 विमान होते हैं, तो 5 या 6 स्क्वाड्रन विमान रिप्लेसमेंट के लिए अगले कुछ समय में आएंगे, जिससे हमारी फाइटिंग एबिलिटी बढ़ेगी। और ये जो विमान आ रहे हैं, ये LCA मार्क 2 है, यानी कि हमारे पास तेजस के 2 विमान 2 स्क्वाड्रन्स पहले ही है। अभी इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट तकरीबन 30-40 और इम्प्रूवमेंट हुई है। इसका रेंज बढ़ा है, इसके ऊपर और ज्यादा अच्छे वेपन लगे हुए हैं, एवियोनिक्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये एक जिसे बोलते हैं रडार के ऊपर देखने के लिए ये विमान अभी काफी डिफिकल्ट तरह से नजर आएगा शत्रु को। काफी सारी इंप्रूवमेंट हुई है, तो आशा करते हैं इससे हमारी एयरफोर्स की क्षमता ये बढ़ेगी। और ये पहला इतनी बड़ी संख्या में देश में बना हुआ विमान एयरफोर्स में आएगा। नेक्स्ट मुद्दा मेरा है वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर। चाइना ने हमारे देश के खिलाफ चाइनीज वायरस की लड़ाई शुरू की थी। कुछ लोग उसे गलती से कोविड-19 बोलते हैं, कुछ और गलती करते हैं, बोलते कोरोना है, लेकिन ये चाइनीज वायरस है जो एक जैविक महायुद्ध है या बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर, जो चाइना ने हमारे देश के खिलाफ और पूरी दुनिया के खिलाफ शुरू किया है। लेकिन अभी ये युद्ध हम जीतने वाले हैं, क्योंकि वैक्सीन का जो तैयारी हो गई है, जो इसके ऊपर एक रामबाण उपाय है और 16 तारीख से हर एक को वैक्सीन मिलेगा। और इस जो महाभयंकर ये बीमारी थी, इसके ऊपर हम कब्जा करेंगे। और इसी समय चाइना जिन्होंने ये शुरू किया था, वहां पे उन्होंने जो वैक्सीन बनाया है वो लेने के लिए नेपाल भी तैयार नहीं है, वो लेने के लिए साउथ ईस्ट एशिया के देश भी तैयार नहीं है। ब्राजील ने इसे पहले ही ना बोला हुआ है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में हम बिल्कुल चाइना से बहुत आगे है, इसके बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारा देश तो सेफ होगा ही, लेकिन दुनिया का 60% वैक्सीन जो है वो हमारे देश से पूरी दुनिया में जाएगा। ये हमारा एक बहुत बड़ा विजय है। अभी चाइनीज इकोनॉमी बहुत बड़े संकट में है। इस ये हमारे लिए एक संधि है। आज चाइनीज इकोनॉमी हमारे इकोनॉमी की तुलना में 3.5 टाइम्स टू 4 टाइम्स है, इसलिए उनका डिफेंस बजट बहुत बड़ा होता है। अगर हमारी और उनके बीच में इकोनॉमी की जो साइज है ये कम हो, तो हमारा डिफेंस बजट बढ़ेगा और हम उनके साथ लड़ने के लिए ज्यादा काबिल बन जाएंगे। तो चाइनीज जो अर्थव्यवस्था संकट में है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी संधि है। अभी आज ही जनरल मनोज नरवणे, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया चाइना और पाकिस्तान के बारे में। नरवणे साहब बहुत ही कम बातचीत करते हैं। जब वो बातचीत करते हैं तो सभी उसको उसे बहुत ही अच्छी तरह से सुनते हैं। तो उनका जो भाषण था, ये एक मैसेज तो हमारी देश की जनता को स्वस्थ करना था कि हम टू फ्रंट वॉर लड़ने के लिए चाइना और पाकिस्तान से कोई भी चैलेंज आता है, उसके साथ मुकाबला करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। ये उनका पहला मैसेज था। दूसरा मैसेज चाइना और पाकिस्तान से है, अगर आप पंगा लेंगे तो आपकी हालत बुरी होगी, जिस प्रकार की हालत
हमने आपकी गलवान वैली में कर दी थी 14-15 जून 2020 में, या हमने आपको बहुत बड़ा एक मुक्का लगाया था कि जब कैलाश पर्वत के ऊपर हमारी सेना ने आक्रामक कार्रवाई करके चाइना के ऊपर डोमिनेटिंग पोजीशन अख्तियार कर ली। तो ये चाइना और पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है कि बी वेयर। और तीसरा मैसेज जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए है। देखिए, भारत दुनिया में अकेला देश है जिन्होंने चाइना के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की और इस मिलिट्री एक्शन के अंदर जीत पाई। बाकी किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई है चाइना के खिलाफ मिलिटरीली एक्ट करने की। तो हमारा देश बिल्कुल सेफ हैंड में है, ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए भी है। अभी मुख्य मुद्दा आज ये है, जो मेरा मुख्य विषय है, कि 2021 में मिलिटरीली इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर क्या होगा। अभी की परिस्थिति क्या है? अभी परिस्थिति यह है कि 5 मई को जो ये लश्करी स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, वहां पे चाइना दो जगह पे जहां पे अंदर आई थी। एक तो है गलवान का एरिया जहां पे वो फिंगर फोर तक आए हुए है। दूसरा है पैंगयांगसो लेक का नॉर्थ का एरिया जहां पे वो थोड़े 2-3 किलोमीटर अंदर आए हैं। और डेप्सांग प्लेन के ऊपर उन्होंने हमारी पेट्रोलिंग कुछ हद तक रोकी हुई है। लेकिन हम कैलाश पर्वत के ऊपर उनके सर पे बैठे हैं, तो ये हमारे लिए एक विजय है। तो ये एक स्टेलमेट के नाम से इसे बताया जा सकता है। जिस उद्देश्य से वो आए थे चाइना, उसमें से कोई भी उद्देश्य वो हासिल नहीं कर सके। अभी कुछ दिन के अंदर ही 26 जनवरी आने वाला है और 26 जनवरी को ट्रेडिशनली जो हमारे लश्करी मिलिट्री अवार्ड्स है, शूरता पुरस्कार है, शौर्य पुरस्कार है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। तो देखते हैं कि 26 जनवरी को देश की जो हाईएस्ट अवार्ड है अशोक चक्र, ये किसे मिलेगा। ये बोला जाता है कि गलवान की लड़ाई के अंदर 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मोहन बाबू, इन्होंने बहुत शूरता का परिचय दिया था और उनकी बटालियन ने 20 सैनिकों का अपना खून तो बहाया, लेकिन उसकी कीमत चाइना को 70 सोल्जर्स को मार के हमने दी हुई है। और 1978 के बाद चाइना का ये एक सबसे पहला लॉस है जब उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना की मौत देखी हुई है। तो शायद ये जो गलवान के हीरोज है, इनका देश कदर करेगा और इसमें से काफी लोगों को अवार्ड्स मिलेंगे। देखते हैं कि 26 जनवरी को क्या होता है। तो अभी अप्रैल के महीने के अंदर जब बर्फ गिरेगी तो क्या चाइना युद्ध करेगा? तो इसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हम उस इलाके में जिस प्रकार की तैयारी करनी है, ये पूरी तरह से कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए वहां पे सेना की मूवमेंट के लिए रोड्स की जरूरत है, वो रोड्स पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। ऑल्टरनेट एक्सिस लद्दाख के लिए आनी चाहिए, वो हिमाचल प्रदेश की तरफ से आ रही है। जोजिला पास के नीचे हम एक टनल बना रहे हैं ताकि जो रोड लद्दाख में आती है वो 12 मंथ्स इन अ ईयर खुली रहेगी। तो ये आने से बहुत ही सहूलियत होगी। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हो रही है। एम्यूनिशन की जो हमारे पास कमी थी, उसके अंदर भी हम जोरदार तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे वेपन्स की इंडक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने के अंदर हमने मिसाइल्स यानी कि क्षेपणास्त्र की इतनी टेस्टिंग की है। कुछ क्षेपणास्त्र एयरफोर्स में शामिल होने वाले हैं, कुछ नेवी में और कुछ इंडियन आर्मी में, जिससे हमारी ताकत और बढ़ेगी। सर्वेलेंस के लिए जो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे ड्रोन्स कुछ नेवी के अंदर आए हैं, कुछ आर्मी के पास है। इसके सिवाय हमने हमारे इंडियन मेड ड्रोन्स को भी वहां पे तैनात करना शुरू किया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना की कोई भी बिल्डअप, उनकी कोई भी मूवमेंट हमें जल्दी से पता लगना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह से उनका मुकाबला कर सके। तो ये तो हो ही रहा है। हमने अलग अलग देशों के साथ करार किए हुए हैं, क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन, जो समुद्र के हम अंदर हमें ज्यादा अच्छी सुरक्षा देता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत शामिल है। कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देश भी शामिल होने की
उम्मीद है। इतना ही नहीं तो इसके सिवाय अमेरिका के साथ हमने बहुत ही लश्करी करार किए हैं। इसमें से मैं एक के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहता हूँ। आज की ही न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट है। अमेरिका के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक सीक्रेट अहवाल जो है वो अभी पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है, क्योंकि अमेरिका जो मिलिट्री कार्रवाई करती है वो उसके बारे में बातचीत नहीं की जाती। लेकिन जो अभी पब्लिक डोमेन में आया है अहवाल, इसमें ये बात बिल्कुल साफ की हुई है कि चाइना के खिलाफ मदद करने भारत की मदद करने के लिए अमेरिका बहुत बड़ी कोशिश करने वाला है, ताकि अमेरिका वो मदद मतलब हमारी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के अंदर हो सकती है। टेक्नोलॉजी का अमेरिका सुपर पावर है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हो सकती है। मेक इन इंडिया के अंदर काफी सारी आगे मूवमेंट की उम्मीद है। और जो अमेरिका के जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है, जो पूरी दुनिया में है, इंडियन ओशन में है, पैसिफिक में है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अमेरिका से लॉजिस्टिक कोऑपरेशन की भी हमें उम्मीद है। और इतना ही नहीं तो इतर देश जो है उनके साथ हमने मिलिट्री डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए आगे काफी प्रोग्रेस की है। एग्जाम्पल के लिए म्यांमार है, नेपाल है, इनके साथ इसके सिवाय मिडिल ईस्ट के देश है, तो इनके साथ हमारा कोऑपरेशन, वो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो या स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन हो या डिफेंस प्रोडक्शन का कोऑपरेशन हो, कि शस्त्र सिद्धता की बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, इसमें काफी सारी प्रोग्रेस हो रही है। और इसमें से कुछ मिलिट्री डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल, जब मैंने मिलिट्री डिप्लोमेसी का सब्जेक्ट कवर किया था, तब मैंने जनरल नरवणे साहब ने कितनी अच्छी काम की है इसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। तो यानी कि अगर अप्रैल के बाद चाइना युद्ध के बारे में सोचता है तो हम बिल्कुल ही रेडी हालत में तभी रहेंगे। क्या चाइना युद्ध करेगा? चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी तो है, लेकिन क्या उनमें हिम्मत है? क्या वो इंडियन आर्मी का मुकाबला कर पाएंगे? तो इसका शॉर्ट आंसर है कि चाइना की इस प्रकार की लड़ाई करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। जो हमारे देश के एक्सपर्ट है, कोई भी इवेंट होने के बाद वो उसका विश्लेषण अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट ये फोरकास्ट नहीं करना चाहता, ये भविष्य नहीं बताना चाहता कि चाइना आगे आने वाले दिनों में क्या करेगा। मैं छाती ठोक के आपको बोलता हूं कि चाइना की हमारे ऊपर लश्करी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। इसका मतलब यह है, जिस प्रकार का वॉर 1962 में हुआ था, इस प्रकार का वॉर करने से चाइना डरता है, क्योंकि उनको पता है इंडियन आर्मी बहुत टफ है, उनकी लीडरशिप अच्छी है और उनको ये कभी मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो लड़ाई करेंगे तो उनका काफी खून बहेगा, ये उनको समझ में आया है। इतना ही नहीं तो इंडियन सोल्जर चाइनीज सोल्जर को सुपीरियर है, इंडियन लीडरशिप सुपीरियर है, इंडियन आर्मी का जो एक्सपीरियंस है लड़ने का वो ज्यादा अच्छा है, इसलिए लश्करी कार्रवाई होना मुश्किल है। क्या जैसे 1967 में चोला और में कार्रवाई हुई थी, जब हमने 370 से ज्यादा चाइनीज सोल्जर्स को मारा था, पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। या गलवान जैसी लड़ाई होगी जहाँ पे 20 हमारे सोल्जर्स गए और उनके हमने 70 मारे थे, इस प्रकार से क्लैश होगा, हो तो सकता है, हम उसके लिए तैयार है, लेकिन चाइना के खुद करने की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन क्या फिर चाइना चुप बैठेगा? नहीं। चाइना हमारे पास किस प्रकार से लड़ाई लड़ेगा? तो वही हाइब्रिड वॉर जिसके बारे में इसके पहले हमने शुरुआत में बहुत बात की है, और हाइब्रिड वॉर के तकरीबन 9-10 प्रकार है, हर एक वॉर के बारे में हमने बातचीत की हुई है। तो यही हाइब्रिड वॉर आगे चलाएगा, जिसमें वो साइकोलॉजिकल वॉर करने की कोशिश करेंगे कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आर्थिक युद्ध, यानी कि हमारी इकोनॉमी में इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे। हम उनकी जो इकोनॉमी है उससे डीकपल होना चाहते हैं, और हमारा जो सोर्स ऑफ सप्लाई जो अभी चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, ये अभी कम करने में हमें काफी कामयाबी मिली है। आर्थिक घुसखोरी को हम रोक रहे हैं, उनके आर्थिक आक्रमण को रोक रहे हैं। उनका जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उसे तो हमने अच्छी तरह से शह दिया हुआ है, और उनका जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट हमारे नेबरिंग कंट्रीज में है वो अभी लॉस में चल रहा है।
लेकिन क्या वो डिप्लोमेटिक वॉर करेंगे? यस, अभी-अभी उन्होंने फिर एक बार पाकिस्तान को मदद करने की कोशिश की, लेकिन अभी हम यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक नॉन परमानेंट मेंबर बने हुए हैं, तो हमारा जो राष्ट्रीय हित है, इसे हम ज़्यादा अच्छी तरह से उसका रक्षण कर सकते हैं। यानी कि हाइब्रिड वॉर के अलग-अलग हिस्से, लीगल वॉर है, डिसइन्फॉर्मेशन वॉर है, आर्थिक युद्ध है, ये वो करते रहेंगे। वो पाकिस्तान की मदद लेते हुए कश्मीर में दहशतवाद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो जो नक्सलवादी या माओवादी है, उनको भड़का के सेंट्रल इंडिया में हिंसाचार करने की कोशिश करेंगे। वो कुछ एनजीओज़ को पैसे दे के हमारे देश में एजिटेशंस या आंदोलन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी देश की आर्थिक प्रगति रुक जाए। इसके सिवाय वो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी चल रही थी, जिसकी बैकबोन इंडियन आर्मी में तोड़ दी थी, और आज तकरीबन 11,000 से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स है, वो डेजिग्नेटेड कैंप्स के अंदर है, और उनके साथ खास तो नागा जो ग्रुप्स है, उनके साथ एक परमानेंट एग्रीमेंट होने की उम्मीद है, लेकिन चाइना उनको भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो हाइब्रिड वॉर की अलग-अलग तरीके हैं, ये तो चलेगा, ये लड़ाई चलेगी, तो हमारे देश ने चाइना के साथ एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए, जिसके अंदर हर एक सिटीजन का ये काम है कि डिसइंफॉर्मेशन वॉर की विक्टिम मत हो। अच्छी खबर आपके पास आती है, समझो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, और देश की 130 करोड़ जनता इकट्ठी होके चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अगर लड़ती है, तो हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। आज हर एक इंडियन ने जिस फील्ड में वो है, इस फील्ड में अच्छा काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था चाइना की अर्थव्यवस्था के साथ पहुँच सकेगी, और चाइना का जो ये चैलेंज है, जो बहुत साल चलने वाला है, इसे मीट करने में हमें कामयाबी मिलेगी। मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये तो इसे लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, और हमारे पेज को फॉलो करिए। रुकता हूँ मैं। जय हिंद।